Hello dear friends, today we are going to discuss magnetic properties of transition metal complexes part 4। इस यूनिट पे हम 3 वीडियो पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। लास्ट में समराइजिंग में आपको टॉपिक्स फिर से एक बार एक्सप्लेन कर लूँगा। ये लास्ट टॉपिक हमें डिस्कस करना है क्वींस मेथड। और सबसे पहले आप सभी को ईद की हार्दिक शुभकामनाएं। सबको ईद मुबारक हो, ईद मुबारक हो। और हम आज टॉपिक स्टार्ट करते हैं क्विंस मेथड से। तो इस क्विंस मेथड में हम क्या करते हैं बेसिकली, तो क्विंस मेथड में हमें आपको मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी एक्स कैलकुलेट करना होता है। गॉस मेथड और गॉस मेथड और क्विंस मेथड दो मेथड थे जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को कैलकुलेट करने के लिए कैलकुलेट किए जाते हैं। तो हम यहाँ पर क्विंस मेथड में भी अभी यहाँ पर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कैलकुलेट करेंगे। किस तरीके से करते हैं तो उसको पहले हम इसके डायग्राम को समझ लेते हैं। तो इसके डायग्राम में बेसिकली इसका डायग्राम कुछ इस तरीके का होता है कि इसमें यू शेप की एक ट्यूब होती है जिसमें हम लिक्विड को फिल कर लेते हैं। तो हमने एक यू शेप की ट्यूब में एक लिक्विड को फिल किया है। लिक्विड आपको भरा हुआ दिखाई दे रहा होगा। अब हम बात करते हैं कि हमने एक लेवल तक हमने इसके लिक्विड को भरा था, सपोज इस लेवल तक भरा था। और जब हम इसमें क्या करते हैं कि कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल, ये जो दिख रहा है आपको, एक्चुअली ये मैग्नेट लगा रखा है। मैग्नेटिक फील्ड में हमने इस यू शेप की ट्यूब को रखा है। तो जैसे ही हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में इसको रखते हैं तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखने से इसकी जो लिक्विड की जो हाइट है उसमें चेंज आता है। सपोज कि अगर मैंने मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाया था तो इसकी हाइट h1 ये थी, ये h1 हाइट थी। और जब मैंने इसमें मैग्नेटिक फील्ड लगाया तो सपोज इसका लेवल बढ़ा और बढ़ने से इसकी जो हाइट है वो सपोज h2 हो गई। तो हाइट का जो डिफरेंस आया, लिक्विड की हाइट का जो डिफरेंस आया, उस डिफरेंस को हम डेल एच से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आपके पास इस डेल एच के बेसिस पर अगर इस डेल एच की वैल्यू हमें समझ आती है मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने से, डेल एच या इसकी हाइट में जो चेंज आता है, तो हम किसी एक फॉर्मूले से जो हम अभी सीखेंगे उसके बेसिस पर हम मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को यहाँ पर कैलकुलेट कर पाते हैं। तो बेसिकली ये फिनोमेना है कि इस मेथड में एक यू शेप की ट्यूब होती है जिसमें हम लिक्विड को फिल कर देते हैं और उस लिक्विड को फिल करने के बाद हम उसमें एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं। और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने से उसकी लिक्विड की हाइट में जो चेंज आता है उस डेल एच की बेसिस पर, उस वैल्यू के बेसिस पर हम यहाँ पर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को कैलकुलेट कर पाते हैं। अब क्या होता है कि अगर आपके पास ये जो सब्सटेंस, ये जो लिक्विड सब्सटेंस आपने इस यू शेप की ट्यूब में भरा है, अगर वो सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर उसका जो हाइट होता है वो बढ़ जाती है। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर पैरामैग्नेटिक एक ही डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से उनकी जो मैग्नेटिक बिहेवियर होता है वो बढ़ जाता है। ये बात मैं बाद में समराइजिंग में भी एक पॉइंट बोलूंगा। फिलहाल अभी हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं। जो आपके पास जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है किसी सब्सटेंस में, तो उसकी वजह से क्या होता है, इसकी हाइट इंक्रीज कर जाती है। और हाइट इंक्रीज कर जाती है और अगर आपके पास ये जो सब्सटेंस इसके अंदर या जो ये लिक्विड आपने इसके अंदर भरा है, अगर वो डायमैग्नेटिक नेचर का होता है, तो डायमैग्नेटिक नेचर के केस में क्या होता है कि अगर उसे हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो इसकी हाइट सपोज पहले ये h1 थी तो बाद में इसकी हाइट ये वाली इतनी रह जाती है, इस लेवल से इस लेवल तक कम हो जाती है। तो पैरामैग्नेटिक के केस में हाइट बढ़ती है और आपके पास डायमैग्नेटिक के केस में हाइट कम हो जाती है। तो ये पॉइंट आपको समझना है और इसके बेसिस पर हम आपका इसके कैलकुलेशन कैसे करते हैं या मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कैसे निकालते हैं। अब हम समझते हैं कैलकुलेशन इन क्विंस मेथड। क्विंस मेथड में हम कैलकुलेशन समझते हैं और कैसे हम मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को कैलकुलेट कर पाते हैं, उसे सीखते हैं। आओ सीखें। तो सीखने से पहले सबसे पहले एक पॉइंट हम बात करते हैं यहाँ पर कि जब कभी भी हम यहाँ पर एक प्रेशर अप्लाई करते हैं या मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो उसकी वजह से हाइट में क्या आते हैं, चेंज आते हैं। तो वो जो आपका जो प्रेशर आप अप्लाई करते हो वो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपके जो फोर्स लगता है। तो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर P इज इक्वल टू dg इंटू डेल एच। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। यहाँ पे डेल एच बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर ये नहीं पता चल पाता कि हाइट में कितना चेंज आया, जो कि मैग्नेटिक फील्ड लगाने से हाइट में चेंज आता है, वो वैल्यू वहाँ से पता चल जाती है। एक लेवल हम कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर d डेंसिटी है, g ग्रेडियंट है। मैं यहाँ पे लिख भी लेता हूँ कि d डेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, g आपका ग्रेडियंट को रिप्रेजेंट कर रहा है और डेल एच आपका हाइट में जो चेंज आ रहा है, हाइट लेवल में जो चेंज आता है उसको रिप्रेजेंट करता है। तो ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। हम यहाँ पर बात करते हैं ये है प्रेशर के डायरेक्टली फोर्स जो है वो प्रेशर के भी प्रोपोर्शनल होता है। या आप ऐसे समझ सकते हो फोर्स इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया, ये फॉर्मूला है। क्योंकि प्रेशर का फॉर्मूला जो होता है ये होता है फोर्स पर यूनिट एरिया को प्रेशर कहते हैं। सिंपली बोलूं तो पर यूनिट एरिया पे लगने वाले फोर्स को प्रेशर कहते हैं।
तो आपके पास सिंपली फोर्स को प्रेशर कहते हैं, तो फोर्स ही प्रेशर होता है, जितना फोर्स लगेगा उतना प्रेशर होता है, पर एरिया पे भी डिपेंड करता है, तो एरिया भी यहाँ पर लिख सकते हैं। आपके पास आपको अगर मैं प्रेशर को ऐसे जनरलाइजिंग आपको एक्सप्लेन करूँ तो आपके पास जितना ज़्यादा आप अपने माइंड पर फोर्स लगाते हो तो प्रेशर उतना ज़्यादा होता है, तो प्रेशर जितना ज़्यादा होता है तो आप कोनों में भी पहुँच सकते हैं। फालतू की बातों पर फोर्स ना लगाएं, या तो अपने माइंड पे लगने वाले फोर्स को कम रखो, या फिर अपने माइंड का एरिया इतना बढ़ा दो कि बहुत छोटी मोटी बातों से आपको फर्क ही ना पड़े। फिलहाल इस तरीके से भी याद रख सकते हो, ये फोर्स का फॉर्मूला होता है प्रेशर इनटू एरिया, या प्रेशर का फॉर्मूला फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। तो ये हम सेकंड इक्वेशन पढ़ लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 से हमें क्या मिलेगा, हम यहाँ पर प्रेशर की जगह ये वैल्यू पुट कर लेंगे, तो फोर्स इक्वल टू आ जाएगा आपके पास डी जी, प्रेशर की जगह डी जी इंटू डेल एच और इंटू आपका आ गया एरिया ए, जिसको हम इक्वेशन नंबर 3 पढ़ लेते हैं। तो ये आपका फॉर्मूला, सॉरी फोर्स कैलकुलेट हो पाएगा आपसे। तो फोर्स कैलकुलेट किया है जब आप प्रेशर बोलो या फोर्स करते हैं, जब मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तो जो फोर्स या प्रेशर लगता है तो आप फोर्स इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे बात करते हैं, हमने लास्ट टाइम सीखा था, इससे पहले वाली पार्ट में लास्ट टॉपिक हमने सीखा था गॉयज मेथड। तो गॉयज मेथड के अकॉर्डिंग टू गॉयज मेथड से हमने वहाँ पर भी फोर्स बेसिकली हमने वहाँ पर कैलकुलेट किया था। गॉयज मेथड के अकॉर्डिंग जो फोर्स आता है, फोर्स इस तरीके से फॉर्मूला हमने लास्ट टाइम प्रूव किया था, डिराइव भी किया था, हाफ ऑफ k माइनस k डैश कप्पा, एक्चुअली कप्पा माइनस कप्पा डैश a h स्क्वायर से आपके पास ये फोर्स आता है। इसको इक्वेशन नंबर 4 मान लेते हैं। ये गॉयज मेथड से फोर्स आता है, और ये फोर्स हम यहाँ पर हम बोल रहे थे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के बेसिस पर ये फोर्स कैलकुलेट हो पाया था। इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 से क्या मिलेगा हमको, क्योंकि ये भी फोर्स है ये भी फोर्स है, तो दोनों फोर्स इक्वल कर लेंगे, तो ये फोर्स इक्वल करेंगे तो ये आपके पास आएगा हाफ ऑफ कप्पा माइनस कप्पा डैश ए एच स्क्वायर इज इक्वल टू डी जी डेल एच इंटू ए। तो यहाँ से आपका ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो ये कप्पा माइनस कप्पा डैश को ही आप वहाँ पर लास्ट टाइम देखा होगा आपने कि इसी को हम क्या कह रहे थे, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कह रहे थे। तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कह रहे थे, तो हम इसी के लिए कप्पा माइनस कप्पा डैश के लिए हम इसे सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे इसके बाद जो आएगा वो आएगा कप्पा माइनस कप्पा डैश, के माइनस के डैश भी ले सकते हो, इक्वल टू एच 2 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, एच स्क्वायर डिवाइड में चला जाएगा, तो ये आपका फॉर्मूला बनेगा डी जी डेल एच अपॉन, डी जी स्मॉल एच से रिप्रेजेंट करेंगे, डी जी डेल एच अपॉन एच स्क्वायर और इंटू 2। तो ये कप्पा माइनस कप्पा डैश को ही आप काई कहते हैं, या आप इसको मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कहते हैं। तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का फॉर्मूला हो जाएगा आपके पास 2g डेल एच इंटू एच स्क्वायर। ये जो आपने कैलकुलेट किया है, ये आपने मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया है। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को आपने कैलकुलेट किया है, और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को फॉर्मूला जो हो जाएगा आपके पास 2 इंटू डेंसिटी इंटू ग्रेडियंट इंटू चेंज इन हाइट लेवल और अपॉन एच स्क्वायर। यहाँ पर स्क्वायर जहाँ पर एच आपके पास एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो हमने नॉर्थ पोल साउथ पोल से दिखाया था उससे रिप्रेजेंट कर रहा है। आपको ये वैल्यू पता चल रहती है, किसी लिक्विड की डेंसिटी आपको पता होगी, ग्रेडियंट पता होगा, आपके पास चेंज इन हाइट लेवल अगर ये पता चल जाए तो उसके बेसिस पर आप मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो क्विक मेथड के अकॉर्डिंग आप बेसिकली बहुत सिंपल कैलकुलेशन से 2dg डेल एच अपॉन कैपिटल एच स्क्वायर के बेसिस पर आप मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। और क्विक मेथड में भी आप इसी फॉर्मूले के बेसिस पर इसी को आप मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कहते हैं 2f अपॉन ए एच स्क्वायर से आप यहाँ पर भी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कैलकुलेट कर पा रहे थे। हमने लास्ट गॉयज मेथड में इसको एक्सप्लेन कर लिया था। तो इसी के साथ मेरी यूनिट पूरी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। ऑलमोस्ट इस यूनिट के मैंने सारे टॉपिक कवर कर दिए हैं, तो होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। मैं अभी से समराइजिंगली से और बता दूं इस टॉपिक पे आपने क्या क्या डिस्कस किया था। तो जब हमने इस यूनिट को स्टार्ट किया था तो हमने मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करी थी। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ट्रांजिशन एलिमेंट की बहुत सारी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ होती है, जिसमें हमने पैरामैग्नेटिज्म, डायमैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म, फेरीमैग्नेटिज्म, इनके बारे में डिस्कशन किया था। फिर हमने मैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में बात की थी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की बात करी थी, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिज्म की बात करी थी। और इन सब पॉइंट्स के बाद हमने एक गॉयज मेथड पढ़ा था इसमें, और एक हमने क्विक मेथड पढ़ा था। और इस यूनिट में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमने डिस्कस किया था वो हमने बात करी थी मैग्नेटिक मोमेंट की। तो मैग्नेटिक मोमेंट मैंने बोला था जो भी मैग्नेटिक मोमेंट है, किसी भी सब्सटेंस में जितना मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है
उस मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए जिस पैरामीटर का आप इस्तेमाल करते हैं दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक मोमेंट। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कॉम्पिटिटिव लेवल वाले में भी वहाँ से क्वेश्चंस आते हैं वहाँ से, और उसके बेसिस पर मैंने आपको मैग्नेटिक मोमेंट का जनरली आप फॉर्मूला आज तक पढ़ के आते हैं, म्यू इक्वल टू अंडर रूट एन एन प्लस 2। और मैंने आपको बताया था कि एक्चुअली जब कोई भी एटम में ऑर्बिट होती हैं, वो ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और जब वो रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ, तो रिवॉल्व करने के साथ साथ जब वो मूवमेंट करते रहते हैं, तो मूवमेंट करने की वजह से जब वो मूवमेंट करते हैं तो उस मूवमेंट की वजह से वहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। तो स्पिन मोशन की वजह से भी होता है और एक ऑर्बिट मोशन की वजह से होता है, जिससे स्पिन एंगुलर मोमेंटम और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम डेवलप होता है। तो अगर सिर्फ स्पिन की वजह से आता है तो मैग्नेटिक मोमेंट म्यू का फॉर्मूला √4ss+1 हो जाता है, लेकिन अगर ऑर्बिट वाला भी कंट्रीब्यूशन करता है तो √4ss+1 + LL+1 वाला फॉर्मूला अप्लाई किया जाता है। तो हम बोलते हैं कि वहाँ पर ऑर्बिट कंट्रीब्यूशन हो रहा है। तो मैंने बताया था कि अगर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में T2G ऑर्बिटल, ऑक्टाहेड्रल या टेट्राहेड्रल में अगर T2G ऑर्बिटल अनसिमेट्रिकली फिल्ड होते हैं तो म्यू इज इक्वल टू √4ss+1 + LL+1 वाला ऑर्बिट कंट्रीब्यूट करता है। लेकिन अगर आपके पास T2G अनसिमेट्रिकली फिल्ड नहीं होता है तो सिर्फ स्पिन वाला अप्लाई होता है, जिसमें हम सिंपली √nm+2 से भी कैलकुलेट कर सकते थे। और पूरी कैलकुलेशन मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट में डिस्कस की है, फर्स्ट पार्ट में डिस्कस की है, तो आप वहाँ से देख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट वहाँ पे है। और फिलहाल इसी के साथ जी लो अपनी ज़िंदगी। नेक्स्ट वीडियो में पियेंगे आप लोगों का खून। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, गुड बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, और सभी को बहुत बहुत ईद मुबारक हो।